हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर चैनल में हम क्या करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर यानी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्लासेस कर रहे थे, यानी कि आपकी संविधान की विशेषता की क्लास हो चुकी थी। उसके बाद कुछ मेरे को दिक्कत आ गई थी, तो उस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी पॉज कर दी गई थी। थोड़ा सा चैनल के भी इशू चल रहा था, तो इस वजह से आपकी क्लास रोक दी गई थी। अब आपके 15 तारीख से पेपर हैं, सभी के सबको पता है। फर्स्ट सेमेस्टर के 15 फिर 17 इस तरह से पेपर चलते आ रहे हैं। तो आपको यानी हिंदी स्टूडेंट्स, जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, वो कभी ना कभी ये देखा गया है कि सामना करते हैं किस चीज़ का, उनके नोट्स का, एलएलबी के नोट्स का। क्योंकि ज़्यादातर नोट्स आपके इंग्लिश में दिए गए हैं और इंग्लिश में नोट्स की वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे फिर यूनिक के या बहुत सारे यूनिक चीज़ों को देखते हैं। यूनिक चीज़ मतलब क्या, आप शॉर्ट नोट्स उठा लेते हैं या फिर एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं काम नहीं चलता। एक तरह से ये कहेंगे काम नहीं चलता। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान खंड 1 को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप आपका बना दिया गया है। इसमें टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी फालतू की अप टू डेट नहीं डाली जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट अप टू डेट होगी, जो कभी भी आपके काम की होगी, वही डाली जाएगी। और चैनलों की तरह आपको मैं हर दिन या हर घंटे या हर मिनट आपको कोई भी न्यूज़ आई, कटिंग आई, उसको नहीं डालना पसंद करता हूँ। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो गुमराह होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक तरह से जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं, जो ऑफिशियल चीज़ है, वही आपको चैनल पर मिलेगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यानी कि आज हम लिख कर समझेंगे। यानी कि पहले आपको एक क्लास मिली होगी जिसमें आपको सारे के सारे चीज़ें लिखी मिलेंगी। आज हम चलते हैं क्वेश्चन अपना दोबारा, जिसमें हमारा क्वेश्चन है संघात्मक संविधान क्या है, दूसरा इसकी क्या है विशेषताएं और आवश्यकताएं। ये क्वेश्चन आपका आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो भारत है वो संघात्मक है, एकात्मक है। एक यानी कि संघात्मक का सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। पहले आपको एक संघात्मक संविधान है क्या। संघात्मक यानी संघीय संविधान भी मिल सकता है लिखा हुआ, संघात्मक संविधान भी मिल सकता है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में भी लिखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है होता क्या है। देखिए, किसी भी देश का संविधान जो होता है आपको पता है किस में, जैसे अमेरिका है, इंडिया है, सब देश का कहीं ना कहीं संविधान बना हुआ है। और संविधान में कहीं ना कहीं कुछ बातें लिखी हुई हैं। कुछ देश का लिखित संविधान कहलाता है, कुछ में अलिखित होता है, कुछ में आपको संघात्मक सरकार मिलेगी, कुछ में आपको एकात्मक चीज़ें मिलेंगी। तो संघात्मक का मतलब क्या है, सबसे पहली बात आती है संघात्मक का मतलब क्या है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्तियां जो होती हैं, यानी कि जो पावर होती है, जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है। जैसे मान के चलिए आपका घर है, आपके घर में आपके चाचा भी रहते हैं, ठीक है, ताऊ भी रहते हैं, आपके आपके दादाजी भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो दादाजी वो हेड हैं ज़रूर, ठीक है, हेड ज़रूर हैं। पर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने जो दोनों बेटे हैं उनके हाथ में भी पावर दे दी है। ऐसे ही हमारे संघात्मक सरकार में जो मेन पावर होती है वो एक तरह से किसके पास होती है, केंद्र के पास। पर ये जो पावर बटी होती है केंद्र, यानी कि केंद्र में
और राज्यों में के बीच विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है कि केंद्र का काम ये है, इसका काम ये है। यानी कि सीधे अक्षरों में कहें, संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित करा जाता है। क्या करा जाता है? केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित किया जाता है। और जो आपका एकात्मक सरकार है, यानी कि जिसे कहेंगे एक आत्मक संविधान या सरकार, एकात्मक सरकार में या संविधान में या जो होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर एक ही आदमी के हाथ में होती है। और उस कंट्री का नाम बताइए जो कहीं ना कहीं एकात्मक सरकार के तौर पर चलती है। जैसे आपका अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ। दो कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक साउथ कोरिया। इन दोनों में से बताओ किसके कौन सी एकात्मक पे चल रही है। फिर आपकी चाइना है, वो भी एकात्मक पे चल रही। तो कहीं ना कहीं जो ये कंट्रीज़ हैं वो एकात्मक सरकार पर चल रही। और बताइए कौन सी कंट्री है? तो ये जब आपको बात है, एकात्मक में क्या होता है, जो एकात्मक संविधान होता है वो समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार के पास निहित होती, यानी कि उसकी जो शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास निहित होगी। तो समझ गए आप? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एकात्मक क्या है और संघात्मक क्या है, संघ मतलब भाई आप वर्डिंग को समझो। हिंदी वाले स्टूडेंट का को कहा किस ले जाता है, हिंदी में थोड़ा से आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है। संघ, संघ कब होता है? जब 4-5 आदमी मिल जाते हैं। एक मतलब एकात्मक यानी अकेला। तो क्या हो गया? एकात्मक सरकार मतलब अकेली सरकार, और संघ मतलब बहुत सारे आदमियों को मिलके जब सरकार बनती है तो संघात्मक सरकार। ठीक है, समझ गए आप डिफरेंस? तो संघात्मक सरकार की और क्या विशेषता है? संघात्मक सरकार शक्तियों का जो होता है उसमें विभाजन रहता है, स्वतंत्र और कहीं ना कहीं मिश्रित सरकार मानी जाती है। दूसरा, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की बात नहीं आती, किसी को दबाने की बात नहीं आती। और कहीं ना कहीं संघात्मक संविधान में, सरकार में और संविधान में कहीं ना कहीं सर्वोच्च स्थान जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को माना जाता है। किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। यानी कि सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। संविधान के अंतर्गत ही सारी सरकार कार्य करेंगी। चाहे इसमें आपकी जैसे आपकी क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों चीज़ें हमारे जैसे बटी हुई है। भाई न्यायपालिका का न्याय का काम है, कार्यपालिका का कार्य करने का, और विधायिका का कानून बनाने का। एक कानून बनाती है, एक पालन करवाती है, और एक ये देखती है कि उन कानूनों को सही तरह से सही न्याय के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब संघीय यानी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, चलिए उन्हें भी लिखते हैं। संघीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछने लगे संघीय संविधान की विशेषता क्या है, तो संघीय संविधान की सबसे पहली विशेषता अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? संघीय यानी संविधान की सर्वोच्चता। भाई संविधान क्या है? सर्वोच्च है। मैंने क्या बताया? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है कहीं इसमें। दूसरा क्या है? लिखित संविधान होगा इस देश का। क्या होगा? लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान होगा, क्योंकि अगर लिखित संविधान होगा तभी तो हेरफेर नहीं करा जा सकता। फिर आपकी आ जाती है कठोर, कहीं ना कहीं कठोरता होगी उसमें, कठोर या परिवर्तनीय, सॉरी परिवर्तन बोलो, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तन संविधान। ठीक है, ये ध्यान रखना, कठोर या आपको अपरिवर्तन दोनों में से एक चीज़ लिखी मिलेगी या फिर आपको लिखना है। फिर आपका आ जाएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, फिर आपका लास्ट पॉइंट बचता है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका।
अब स्वतंत्र न्यायपालिका, जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, एक न्यायपालिका, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपको लिखना कैसा है, मैंने क्या बताया था आपको, ओन वर्ड्स में, यानी कि अपने शब्दों में लिखना है, ना कि कोई भी किसी भी गाइड की कहानी मत चेप देना, किसी भी क्या है किताब की कहानी मत चेप देना। जो चेक करने वाला है उसने आपकी मतलब जो आप पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, जिसके आप की पॉइंट्स चुरा रहे हो एक तरह से, या कॉपी कर रहे हो, वो भैया उसने पढ़ चुकी है किताबें। तो इसलिए अपने ऑन वर्ड्स में लिखिए, जैसे कि कहीं ना कहीं ये की वर्ड्स है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है। पर जो आप अंदर की जो बातें लिखोगे उसमें ध्यान रखना। अब सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं आपको, संघ यानी कि संविधान को सर्वोच्च। संविधान को सर्वोच्च मानने का मतलब ये है कि संघीय संविधान में एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि कहीं ना कहीं हम संविधान को सबसे ऊपर लेके चलते हैं। संविधान में संघीय राज्य और जो कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं उसमें सबसे ऊपर है कौन, संविधान। इसके अंतर्गत आपको पता है कार्यपालिका आती है, हम क्या लेके चलते हैं भैया, कार्यपालिका है आपकी, पालिका, न्यायपालिका। अच्छा एक आपसे मैं पूछता हूँ कि इसे अरेंज कैसे करा जाता है, न्यायपालिका और विधायिका, क्या ये मैंने सही लिखी है? देखो 1 2 3, ठीक है, इस तरह ध्यान देना। विधायिका ने कानून बना दिए, कार्यपालिका उसे क्या करेगा, उससे कहीं ना कहीं लागू करवाएगा, या फिर उससे एक तरह से सारे कानूनों को लेकर चलेगा। न्यायपालिका ये देखेगी कि ये दोनों जो हैं, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, क्या किसी व्यक्ति के हित को, किसी व्यक्ति के न्याय के अनुसार चल रहा है कि नहीं, सब चीज़ें चल रही है कि नहीं। तो न्याय के अनुसार जो चीज़ें चलती हैं, फिर हम आते हैं न्यायपालिका में। हम सब जो कहीं ना कहीं लॉ के इस पड़ाव पर हैं, जो सीख रहे हैं, तो इसमें यही सबसे बड़ी सीखने की बात है कि विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका करवा रही है उससे पालन, और आप जो कहीं ना कहीं हम में से आप में से कोई जो जज बनेंगे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका इस कानून का उल्लंघन कर रही है, इस कानून के खिलाफ जा रही है, जो तब कहीं ना कहीं न्यायपालिका उसके हस्तक्षेप में न्यायपालिका कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको विभाजित करा गया। अब एक आदमी के हाथ में ये तीनों चीज़ दे दें तो क्या होगा, वो तो अपने आप को राजा समझने लगेगा। भाई विधायिका को क्या पावर दे दी तो क्या हो गया, वो राजा समझने लगे, कार्यपालिका को बना दिया तो कार्यपालिका राजा समझने लगे, और न्यायपालिका को बना दिया तो न्यायपालिका। अच्छा आपको ये भी पता है कि जो हमारे जजेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम में हमारे जज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हटाने की प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम कहीं ना कहीं जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर कवर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, चलो ठीक है। तो यानी कि संघीय संविधान को सर्वोच्चता मान लिया हमने। अब आती है लिखित संविधान। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट है आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान, भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आपसे कोई पूछने लगे तो भारत क्या है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान की आवश्यकता, संविधान का लिखित होना ये दर्शाता है कि कोई भी अगर आपसे कहने लगे कि क्या नाम उसने मुझे कही थी, अगर मैं आपको मान लो आपके दादाजी हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलो, आपके दादाजी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके पिताजी हैं, एक तरह से ये मान के चलो 4-5 पीढ़ी के जाते हैं। उन्होंने कुछ बताया, यानी कि आपके पढ़ दादाजी ने अपने बेटे को बताया, फिर उन्होंने इसे बताया, तो ये कहीं ना कहीं मान के चलिए 100% की बात है, तो 100 में से अगली पीढ़ी 90 तक आ जाएगी, अगली पीढ़ी 80 तक आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ बातों का लैप्स होता चला जाता है। अब लैप्स हो गया तो कहीं ना कहीं जब लिखित संविधान रहेगा, यानी कि कानून की जो बातें हैं जो लिखी गई हैं उसमें तो दिखा दिया जाएगा भैया ये किताब में ये लिखा हुआ है, ये जो हमारे संविधान नाम की किताब है ना उसमें ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए लिखित संविधान का होना एक संघात्मक संविधान, यानी कि संविधान की संघात्मक सरकार की सबसे
महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक माना जाता है। सरकार की गलत नीतियाँ या फिर सरकार को गलत या फिर आपके कार्यपालिका को जो गलतियाँ हैं उनको बता देता है कि ये संविधान में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये क्या होता है, इसलिए हमें लिखित संविधान की आवश्यकता है। फिर आता है आपका कठोर या अपरिवर्तनशील संविधान। अब कठोर या अपरिवर्तनशील संविधान किस लिए? भैया कठोर संविधान इसलिए होना चाहिए क्योंकि सब उसकी नज़र में क्या है, इक्वल है। क्या है, सब उसकी नज़र में इक्वल है। अगर मान लो एक नॉर्मल आदमी, एक क्या है कार्यपालिका का आदमी, अगर कोई किसी गुनाह को करता है तो उसके लिए संविधान ने कहा है कि एक ही कानून को तहत उसे सजा दी जाए। अगर कठोर संविधान नहीं होगा तो उसमें कोई भी आसानी से परिवर्तन कर सकता है। अब परिवर्तन आसानी से ना हो और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए संघात्मक संविधान में जो आपकी सरकार है उसके अंतर्गत अगर संशोधन प्रक्रिया जटिल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई भी आके यानी कि अपने फ़ायदे के लिए या कोई भी आके मान लीजिए हर 5 साल में आपकी सरकार चेंज हो रही, कोई सरकार इस तरह की आ गई कि या फिर कोई सरकार या कोई कार्यपालिका इस तरह की आ गई, भाई ये कानून हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जटिल इसलिए बनाई गई है जिससे कहीं ना कहीं जो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिसे हमने कहीं ना कहीं वोट दे के भेजा है, तो एक मेंबर के हाथ में सब कुछ ना हो, सभी के हाथ में सभी के अनुसार कार्य जो विधायिका है वो चले। और कहीं ना कहीं संविधान में बहुत से कानून आपने देखा होगा संविधान में हम कभी भी उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको एक चीज़ आपसे कोई भी कहे कि हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हम किसी भी हालत में यानी किसी भी हालत में उनको रद्द नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, बहुत से संविधान में आपने देखा होगा संविधान में एक ही बार आपको पता है कि प्रस्तावना में एक तरह से अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें भी आपको क्या है कहीं ना कहीं उसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और या फिर एक तरह से कहीं ना कहीं संविधान की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर आप परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन भी जनहित और कहीं ना कहीं देश के कल्याण के लिए करे जाते हैं, ठीक है। पर कुछ चीज़ें संविधान में ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं संविधान के लिए उसे परिवर्तन करना भी एक तरह से मुश्किल है। फिर आती है शक्तियों का विभाजन। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये शक्तियों का विभाजन से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको कहा मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, भाई की शादी है, किसी की भी शादी है, आप घर में जैसे मान के चलिए फादर मदर एक बहन और एक भाई, ठीक है। आपकी बहन की शादी मान लेते हैं हम। अब बहन की शादी है, आपकी मदर ने भी आपको कह दिया जी तेरे को सब कुछ संभालना, फादर ने भी आपके पास क्या है मान लीजिए कैटरिंग भी है, आपको टेंट वाला भी देखना है, विदाई का भी देखना है, फंक्शन भी देखना है, मतलब 10 जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी। क्या ऐसा होगा कि आप 10 जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारी छोड़ पाएँ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं या फिर आपको समय भी ज़्यादा लगेगा या फिर आपको कुछ कमी छोड़ दोगे, तो इसीलिए या फिर आप उसमें लीडरशिप बन जाओगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ। शक्तियों का जब एक आदमी के हाथ में शक्ति रहेगी तो कहीं ना कहीं हमने देखेंगे कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी, तो मेरे अंडर में काम कर रहा है, ये काम करना है, मैं बॉस हूँ, तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये वाली चलती है। अब हमारे यहाँ पुलिस की पावर अलग है, आर्मी अलग है, आपका पर्यटन अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, ये जितने भी सारे मंत्रालय हैं, जल विभाग अलग है, रोड का विभाग अलग है। तो ये क्यों है भाई, अपना कार्य कहीं ना कहीं सही तरह से कर पाए। और जब एक आदमी के पास एक ही पावर रहेगी, एक ही कहीं ना कहीं, तो वो उस चीज़ में जैसे आपको कहे कि भैया आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कंप्यूटर के फील्ड में, आप कंप्यूटर के एक तरह से पावरफुल हो, एक तरह से ज्ञाता हो, तो आप उसी को काम करो। दूसरा क्या है, दूसरा मशीन ऑपरेटर है, मशीन का ऑपरेट करने वाला।
दूसरा क्या है मशीन ऑपरेटर, तीसरा क्या है अकाउंट वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसकी स्किल्स के अनुसार उसे कहीं ना कहीं उसे चला जाए, और वो क्या कर रहा है एक फील्ड में बिल्कुल ओके चलता जा रहा है। ऐसे ही हमारे जब कहीं ना कहीं शक्तियों का विभाजन होगा, ना तो बॉस बनेगा, एक फील्ड में अच्छा काम करेगा, शक्तियों को कहीं ना कहीं एक तरह से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अंतर्गत रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है शक्तियों का विभाजन बताती है। फिर आपका लास्ट पॉइंट आपका आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए हमें, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछने लगे भैया कि स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों जरूरत है। भाई स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत आपको इसलिए है कि अगर आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, तो कहीं ना कहीं आपका जो विधायिका और कार्यपालिका है वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगेगी। न्यायपालिका केंद्र और राज्य के मध्य एक तरह से क्या करती है, आपके संवैधानिक झगड़ों को सुलझाने का काम करती है। एक तरह से जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनको कभी कभी सलाह देने का काम करती है। संविधान की व्याख्या करती है कि संविधान में ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। शक्तियों को विभाजन को स्वतंत्र रूप से एक तरह से विभाजित करने का काम करती है। तो स्वतंत्र जब तक न्यायपालिका होगी, जैसे आपका मान के चलिए कार्यपालिका काम नहीं करे, अब वो स्वतंत्र है, उसको कहीं ना कहीं बंदिश नहीं है, तो कानून से जो चीज हटेगी वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको लेके चलेगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि संघात्मक संविधान की आवश्यकता या संघीय संविधान की आपको आवश्यकता या विशेषता के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके जो आवश्यकता है, यानी कि उसके जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अगर कोई भी यानी कि स्टूडेंट्स आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वैसे तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल आपके घर से रिलेटेड, आपके आसपास से रिलेटेड ही बताऊंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं लिखने में आसानी हो, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है, को किताबें हैं सारी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में कोई नोट्स है नहीं, बहुत कम नोट्स हैं। और धीरे धीरे अगर देखो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन बढ़ाना है और मेरे से जुड़ना है। ठीक है, मेरे से आप जुड़ते चल जाओगे, मैं आपसे जुड़ता चल जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपको करवा दिए जाएंगे सारे के सारे। तो धीरे धीरे इसी तरह से आपको चलते चल जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।